आपको प्रॉपर रिपोर्ट में ओवरव्यू मिला। इसके बाद जब आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे दिखता है ऑन पेज स्कोर। ये जितने भी ओवरव्यू वाली चीज़ें हैं सबको उसने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। तो ऑन पेज एसईओ रिजल्ट के अंदर सबसे पहले आता है टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है पहले वो समझो। जब हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो ऐसी ब्लू कलर की लाइन आती है और इसके नीचे 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये कहलाता है मेटा टाइटल, ये जो कहलाता है ये कहलाता है मेटा टाइटल, और ये इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। क्लियर हुआ? तो ये मेटा टाइटल और या टाइटल टैग या मेटा टाइटल इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है देखो, टाइटल टैग में कब एरर आता है? टाइटल टैग में तब एरर आता है जब इसकी कैरेक्टर लिमिट जो है 50-60 कैरेक्टर से पार हो जाए, मतलब या तो 50 से कम हो या 60 से ज़्यादा हो। इन दोनों के बीच में रहेगी तो कभी एरर नहीं आएगा। मतलब आपकी कैरेक्टर लिमिट 49 भी नहीं होनी चाहिए और 61 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ? बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर्स। वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर कैसे काउंट किया जाता है? 1 2 3 4 और बीच में स्पेस आएगा वो भी 5। क्लियर हुआ? इसमें लिखा हुआ है ना भाई, आपकी जो ऑप्टिमल लेंथ है 50-60 कैरेक्टर होनी चाहिए। और अब यहाँ डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें सब लिखा आता है कि इंक्लूडिंग स्पेसेस और सब चीज़ें। ठीक है, तो करेक्ट टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग में एरर आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उसकी कैरेक्टर लिमिट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस क्लियर हुआ? देन मेटा डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही चीज़ है कि इसकी भी कैरेक्टर लिमिट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसकी कैरेक्टर लिमिट होती है 120 to 160 कैरेक्टर्स। हमने यूज़ करी है 159, लिमिट में है। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक एक डॉट डैश स्पेस सब काउंट होता है। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है कि आपकी जो लिमिट होनी चाहिए 120 to 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन समझ में आए, दोनों में एरर कैसे होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं ये मैं सिखाऊंगा ऑन पेज पे। ये ऑन पेज में बनाना सीखेंगे, टाइटल टैग बनता कैसे है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनता कैसे है। इसके बाद आता है सर्प स्निपेट प्रीव्यू। सर्प का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? कॉपी में लिख लेना, बता रहा हूँ मैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प स्निपेट प्रीव्यू दिखा रहा है, तो प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखने वाला है हमारी वेबसाइट का। दिख रहा है? कुछ इस तरीके से आने वाला है। और इसमें देखो एरर होता है तो क्रॉस होता है, राइट होता है मतलब सही है, और आई मतलब इम्प्रूवमेंट। इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ये एरर नहीं है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके कहने मतलब ये है। देन HREF लैंग यूजेस, मतलब ये HREF लैंग्वेज यूजेस की बात हो रही है जो HTML और CSS के लिए काम करता है। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डुअल पार्ट पे काम होगा। एक SEO एक्सपर्ट सही करेगा, एक डेवलपर सही करेगा। तो लैंग्वेज हम लोग चेंज कर नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को लेके। क्यों? बिकॉज हम लोग के जो भी HTML लैंग्वेज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं सारी वर्डप्रेस पे बेस्ड हैं। वर्डप्रेस ने खुद कोडिंग करी, हमने नहीं करी उस पर कोई कोडिंग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। लैंग्वेज हम लोग की बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, जैसे हमने थीम लगाई थी। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं H1 हेडर। H1 हेडर, आपकी वेबसाइट में एक H1 होना कंपलसरी है। वेबसाइट नहीं, वेब पेज में जितने भी वेब पेज हैं सभी वेब पेज पे एक हेडिंग होना कंपलसरी है, याद रखना। और एक हेडिंग H1 हमेशा एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी बताया है कि H1 हर पेज पे एक ही होती है। ठीक है, तो H1 मेरे पास है, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं है। जिसके यहाँ पे एरर है उसकी वेबसाइट में H1 मिसिंग है, मेन हेडिंग मिसिंग है। उसके बाद H2 से लेके H6 तक की हेडिंग्स मेरे पास। H2 कितनी है? 5। H3 कितनी है? 25। H4 कितनी है? 10। H5 0। H6 7। अब देखो यहाँ पे H5 0 फिर भी एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है वो होती है H1, H2, H3। H1 है मेरे पे, H2 H3 भी है मेरे पे। अब मेरे पास H4 H5 H6 नहीं भी हो तो भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेज पे 6 की 6 हेडिंग होना कंपलसरी है। ठीक है, तो H2 से लेकर H6 तक की हेडिंग होनी चाहिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देखो यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है हेडिंग। अब आती है बात कीवर्ड कंसिस्टेंसी की। कीवर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है, कीवर्ड को कंसिस्टेंट वे में यूज़ करना। कीवर्ड को कंसिस्टेंट वे में यूज़ करना कहाँ कहाँ पर? वेबसाइट के टाइटल में, मतलब मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, और कितनी पेज फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे दिख जाएगा, पेज में कितनी बार यूज़ किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार सब चीज़ सही नहीं होगी। क्यों? इंडिविजुअल कीवर्ड में जैसे रिटर्न है, तो ये कोई कीवर्ड थोड़ी ना मेरा, मार्केटिंग कीवर्ड मान सकता हूँ मैं, डिजिटल कीवर्ड मान सकता हूँ, ब्लॉग भी कीवर्ड नहीं है मेरा। तो जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो तो सब राइट में चल रहा है ना। क्लियर हो रहा है? तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जबकि ये नहीं करेंगे। तो इसमें इतना परेशान होने की नीड नहीं है कि भाई ये गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है क्या यहाँ, क्यों नहीं आ रहा है, उसको कोई मालूम है कीवर्ड नहीं है। जो कीवर्ड है नीचे देखोगे आप, डिजिटल मार्केटिंग तीनों में है, बाकी कोई कीवर्ड नहीं है ये। और ये कीवर्ड होते तो यहाँ पे भी सही सही होता। तो यहाँ पे कीवर्ड कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है कि आपके जो एक्चुअल कीवर्ड हैं, जो काम के कीवर्ड हैं, वो आपके मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट की हेडिंग में आने चाहिए। क्लियर हुआ? अमाउंट ऑफ कंटेंट, आपकी वेबसाइट पे अमाउंट ऑफ कंटेंट सही होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 500 वर्ड्स का मिनिमम कंटेंट होता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 600 भी लिखोगे तो भी एरर नहीं आएगा। आप से वेब पेज को मिला के अमाउंट ऑफ कंटेंट, ये पूरे पेज की बात हो रही है अभी सिर्फ, ऐसे ही सभी पेजेस के लिए वर्क करती हैं पूरी चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है कि वेब पेज पे मतलब मैं बोल सकते हैं मिनिमम 500 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट या इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, अब इसके बारे में समझो ये क्या है। अगर आप लोग को एक बात बताऊं तो शायद आप लोग को लगेगा पता नहीं, शायद पता है कि नहीं। आपको पता है गूगल या कोई भी सर्च इंजन किसी इमेज या वीडियो को रीड नहीं कर पाता। एक मतलब उसमें सेक्शन आता है जिसमें इमेज अपलोड का रहता है, तो अगर मैं इमेज अपलोड करूँगा तो उससे रेलेवेंट तो देता है, रेलेवेंट दे देगा, लेकिन रेलेवेंट किस बेसिस पे देता है वही सिखा रहा हूँ। देखो, जब आप इमेज पे काम कर रहे हो, ठीक है, वो इमेज को चेक करता है, कभी भी कोई भी इमेज को सर्च इंजन क्रॉल या रीड नहीं कर पाता। सिंपल सा एग्जांपल लेते, सर्च इंजन हमारे ब्रेन पर बेस्ड, यही पढ़ा था हमने। यहाँ ही लड़का बैठा, इसका नाम क्या है? वो बैठा नीचे, शकल देखो उसकी अच्छे से, अब बताओ उसका नाम क्या है। ऐसे सर्च इंजन को भी नहीं पता होता कि इमेज देख के सर्च इंजन नहीं समझ पाता क्या है। समझ में आया? अब उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पता है क्या है? उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है कुछ। अगर आप इमेज देख के रीड नहीं कर पाए, अगर आप उसकी इमेज, उसका फेस देख के रीड नहीं कर पाए, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, पता है आपको? उसका एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा जो भी उसका नेम होगा, इमेज के बैकएंड पे जो लिखा होता है, जो सर्च इंजन पढ़ता है। अब उसका नाम है अभी। अब मैं कभी बोलूँगा तुम अभी को जानते हो, अब तुम देख लोगे हाँ सर अभी दिमाग में आ गया। तो सर जब हम इमेज डाउनलोड करते हैं जो सेव के बाद जो नाम आता है वो तो नहीं, वो तो फाइल नेम होता है, उसका भी ऑल्ट टेक्स्ट डाला जाता है कि भाई किसी भी यूज़र सर्च इंजन समझ पाए कि फ़ोटो किस चीज़ से रेलेवेंट है। आज तुम गूगल पे कोई कार की फ़ोटो सर्च कर लो, ठीक है, ऑडी सर्च कर लेते हैं, ऑडी का लोगो सर्च कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, वो सब मर्ज होते हैं, बट मैंने बना दिया ऐसे ही, ठीक है। अब ये ऑडी का लोगो गूगल को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कोई इस पर लिखेगा नहीं ऑडी लोगो बैकएंड में, ऑल टेक्स्ट में। समझ में आ रहा है? आज आप लोग किसी भी नए पर्सन को देखते हो तो देख के तो उसका नाम नहीं बता पाओगे, ना ही प्रोफेशन बता पाओगे, लेकिन जैसे ही वो अपना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको बताएगा कि भाई मेरा नाम ये है, तो आपके दिमाग में उसकी अगली बार कोई बात करेगा उसकी तो इमेजिन होकर फ़ोटो बन जाएगी तुरंत, ये उसकी बात हो रही है। तो ऐसे सर्च इंजन भी कोई भी इमेज या वीडियो को रीड नहीं कर पाता। क्लियर हुआ? इसके लिए उसका एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ किया जाता है
जिससे सर्च इंजन आसानी से इमेज को समझ पाता है। क्लियर हुआ? क्या सर्च इंजन आप लोग को जानता है? आप लोगों ने कभी बताया आपके बारे में उसको? नाम डालूंगा तो आ जाएगा। क्या नाम है अपना? अनिकेत BRAH है? BRAH MA। हाँ ये मेरा हाथ पकड़ लेंगे। इमेज नहीं आई। तुमने बताया उसको अपने बारे में? क्यों? ये होता है ऑल्टेक्स का खेल। शिवम आएगा? शिवम आएगा सामने? क्या नाम है तुम्हारा? शिवम? अरे आगे क्या है शिवम? कौन हो तुम इसमें से? ये तो नहीं हो, पुरानी फोटो तो नहीं तुम्हारी? गाना भी गाते हो तुम? फेमस आदमी हो तुम तो यार। कहाँ हो तुम लोग? बताया ही नहीं हो तो कहाँ से आओगे? मैडम आपने बताया है? कभी तो बताया होगा। क्या नाम? यही नाम है ना? और दिख रही हो? कहीं दिख रही हो आप अपने आप को? समझ में आया? आपको रीड नहीं कर पा रहा गूगल? उसका रीज़न आप लोग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ नहीं करते जब इमेज पोस्टिंग करते हो। तो मैं यूज़ करता हूँ भाई। इमेज मतलब कहीं इंस्टाग्राम कहीं भी होता है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, और नीचे जाओगे तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो भाई मैं यूज़ करता हूँ ना। हाँ, ये भी मैं हूँ। पूरी नहीं आ रही है भाई। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से आ रहा है, देख रहे हो? अब देख लो। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको अपना ऑल्टेक्स यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक बार कॉपी में लिख लो इमेज ऑल्टेक्स। तो नहीं तो एक काम करना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उससे देख के लिख लेना पूरी चीज़ें, क्योंकि आपको टाइटल टैग भी लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज़ आ रही है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या है? कैनोनिकल टैग मतलब होता है आपकी वेबसाइट की ओरिजिनल यूआरएल। ओरिजिनल यूआरएल की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? जब आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, मान लो आपने अपनी वेबसाइट बनाई है HTML पे, तब आपकी वेबसाइट आती है www.rankbrainmarketing.in/index.html। कई बार ऐसा लिखा आता है आपके URL में, या PHP पे तो लिखा था index.php। तो जब ये प्रोसेस होती है और अब गूगल के क्रॉलर ने इसको सेव कर लिया अपने डेटाबेस में, तो इसका जो अबाउट वाला पेज होगा वो कैसा बनेगा? www.rankbrainmarketing.in/index.html/about। क्या ये URL फ्रेंडली हुई? अब आसानी से कोई याद रख पाएगा? इस कॉन्टैक्ट का पेज बनेगा, इसके यहाँ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो ये बीच में प्रोसेस प्रॉब्लम कर रही है। तो इसलिए हम सर्च इंजन को पहले बताते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट की ओरिजिनल URL है वो www.rankbrainmarketing.in तक ही सीमित है। देखो यहाँ पे हमने कुछ अलग नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ URL ही डली है हमारी वेबसाइट की एक्चुअल। समझ में आया? तो और ओरिजिनल URL इसलिए बताई जाती है जिससे क्रॉलर index.html या PHP वाला जो एक्सटेंशन है वो क्रॉल ना करे। क्लियर हुआ प्रोसेस? तो हमारी ओरिजिनल URL बताने के लिए हम कैनोनिकल टैग का यूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें आती हैं जैसे नो इंडेक्स टैग हो गया, ठीक है, नो इंडेक्स टैग टेस्ट हो गया, नो इंडेक्स हेडर टेक्स्ट हो गया, SSL एनेबल्ड हो गया, HTTP हो गया। ये चारों प्रोसेस में कभी एरर नहीं आता। सर क्या नहीं आता? कभी एरर नहीं आता, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट आपने सेटअप करी हुई है। वर्डप्रेस की जो ऑलरेडी सेटिंग है, जो टैग टेस्ट जो इंडेक्स वाला ऑप्शन नहीं है, सो हमने पहले से नो इंडेक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। हेडर टेस्ट जो टेस्टिंग के लिए आपने जो हेडर या बाकी चीज़ें इसमें डाली हुई है इंडेक्सिंग के लिए, वो आपने बंद करके रखी हुई है। SSL इनेबल आपने कब करी थी? जब आपने जब आपने सर्वर लिया था उसको SSL इनेबल किया, जिसके थ्रू आपका जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो सिक्योर वे में कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका SSL नहीं होगा तो यहाँ भी एरर आ जाएगा।
तो ये जो 4 प्रोसेस जिसमें हमें कोई चेंजेस कभी जीवन में नहीं करने पड़ेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट पे खासकर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग रहती है। इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है मेन प्रोसेस, उसको बोलते हैं robot.txt। ये क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में robot.txt से। ठीक है, robot.txt थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ कि अपन कंटिन्यूस क्लासेस पे ही काम इस पर करेंगे, क्योंकि robot.txt है, फिर उसके बाद LLM txt आता है, XML आता है, ये सब अब टेक्निकल पार्ट चालू हो रहा है। अभी तो हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली, अभी पूरा टेक्निकल पार्ट आएगा यहाँ से, ऐसे से यहाँ से robot.txt से। तो इस वीडियो से आप लोगों को टाइटल टैग के बारे में कॉपी में लिखना है, डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है, H1 के बारे में एक लाइन में लिखना है कि H1 क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, इमेज और टेक्स्ट हो गया या बाकी चीज़ें हो गई। ठीक है। और सर अभी